नमस्कार साथियों, पर्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास को पूरा कर लिया है। आज से हम आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू करेंगे कि जो विभिन्न कंपनियां थीं, यानी कि कौन कौन से देशों से लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने क्या क्या किया था। चलिए शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन वे भारत की भव्यता से प्रभावित हो गए और धीरे धीरे घुसपैठ करने लगे यहाँ के आंतरिक मामलों में और अपना साम्राज्य का विस्तार करने लगे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली एक नाविक था, वास्को दी गामा, जो कि 1498 को यानी कि 1498 को कालीकत के तट पर पहुंचा था। भारत और यूरोप के बीच इसने समुद्री मार्ग की खोज की। फिर धीरे धीरे यहाँ पे अन्य यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, जैसे कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, अंग्रेज तीसरे नंबर पर आते हैं, फिर डेनिश आते हैं और फिर फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले पुर्तगालियों को देखते हैं। भारत में पहला पुर्तगाली तथा पहला यूरोपीय यात्री वास्को दी गामा 90 दिनों की यात्रा करके अब्दुल मनिक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से, यानी कि रास्ता दिखाने वाला एक व्यक्ति था। कौन? अब्दुल मानिक। इन्होंने रास्ता दिखाया था किसको? वास्को दी गामा को। कितने दिन लगे थे वहाँ से आने में? 90 दिन लगे थे। इसकी सहायता से ये 17 मई 1498 को भारत में आते हैं। कौन? वास्को दी गामा। वे इस नए समुद्र मार्ग की खोज करके भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो कालीकट बंदरगाह था वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसका स्वागत एक हिंदू राजा थे, कौन? जमोरिन, उनके द्वारा किया जाता है। वास्को दी गामा को पहले से व्यापार कर रहे अरब, यानी कि जो अरब यात्री थे, उनका विरोध करना पड़ता है और 1499 में वापस लौट जाता है, यानी कि 1 साल के बाद वे पुनः वापस लौट जाता है। वह जिस माल को लेकर गया था, विशेष करके काली मिर्चें, उसकी पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना अधिक दामों पर वो बिकी। यानी कि उसने जो वहाँ से चला था पुर्तगाल से, वहाँ से लेकर के और जब तक वापस नहीं चला गया, जो टोटल एक्सपेंडिचर था, खर्चा था, उसका 60 गुना ज़्यादा रेट में उसकी जो मिर्च ले गया था, काली मिर्चें, वो बिकती हैं। तो इससे ऑब्वियसली लालच आ जाएगा उसे दिमाग में। तो आगे की कहानी है। फिर 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। सॉरी, 1509 तक वह रहा। इसके बाद 1509 में अल्फ्रांसो द अल्बुकर्क को भारत का गवर्नर नियुक्त किया गया। गवर्नर मीन्स व्यापार करने वाला गवर्नर। ठीक है, अभी यहाँ पर राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। फिर अल्बुकर्क पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार करते हैं। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीत लिया था। फिर ये धीरे धीरे आक्रमण करके अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर देते हैं। उसे प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना दिया। किसको? गोवा को। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। ठीक है, तो पहली व्यापारिक कोठी कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं, कोचीन में खोली गई 1503 में। फिर 1538 में नीना द कुना गवर्नर बन के आते हैं। उसने राजधानी को कोचीन से कहाँ पहुँचा दिया? गोवा में पहुँचा दिया। इसके बाद 1542 में मार्टिन अल्फांसो डिसूजा गवर्नर बन के आते हैं तथा उसके साथ जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आया। एक संत था
जेवियर, फ्रांसिस्को जेवियर, वो भारत में आ जाते हैं। फिर होता है कि ये 1961 लिख दिया है, 1461 है यहाँ पे, ठीक है। ऊपर भी शायद एक तो मिसप्रिंट हुई है, नहीं 1561 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे सही कर लेना आप। 1561 में ब्रिटेन के युवराज जो चार्ल्स सेकंड था, चार्ल्स द्वितीय था, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से ये विवाह कर लेते हैं, जिसमें पुर्तगालियों ने जो बम्बई था वो दहेज में दे दिया किसको, अंग्रेज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर पुर्तगालियों के और अंग्रेज़ों के संबंध बन जाते हैं, वैवाहिक संबंध, और अंग्रेज़ों को मिल जाता है कौन, मुंबई। भारत में पुर्तगालियों द्वारा मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू, मकई लाया गया। भारत में जहाज निर्माण एवं प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात करने का श्रेय भी किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। अब आती है डचों की कहानी। डच क्या क्या करते हैं, कब आते हैं, देखिए। डचों का आगमन भारत में पुर्तगालियों के बाद होता है। डच पहली बार 1596 में आए थे। 1602 में डच संसद के आदेश के अनुसार डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। डचों के द्वारा भारत में पहली कोठी मसूलीपट्टनम में 1605 में खोली गई, और उनकी कहाँ खुली थी, कोचीन में। इनके अन्य कारखाने पोलिकट, सूरत, विमिलीपट्टनम, कराईकल, चिंसुरा, पटना, नागापट्टनम आदि जगहों पर थे। 17वीं शताब्दी में डच महत्वपूर्ण व्यापारिक शक्ति के रूप में रहा। वह भारत में नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम और अफीम आदि वस्तुओं का निर्यातक कंपनी थी। 18वीं शताब्दी में डच शक्तियाँ अंग्रेज़ों के सामने कमज़ोर पड़ने लगीं। अंग्रेज़ों एवं डचों के बीच 1759 में वेदरा का युद्ध होता है, जिसमें डच शक्ति पूरी तरह से हार जाती है और उन्हें भारत से बाहर निकाल दी जाती है। कब, वेदरा का युद्ध 1759। अब अंग्रेज़ बाहर निकाल देंगे तो अंग्रेज़ों की कहानी आएगी यार। चलिए अंग्रेज़ों को देखते हैं। यूरोप से आने वाली सभी व्यापारिक कंपनियों में से अंग्रेज सबसे अधिक प्रभावशाली थे। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार पत्र दे दिया गया, जिसके तहत 15 वर्षों तक भारत से व्यापार वे कर सकते थे। 1609 में भारत में व्यापारिक कोठी खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए, किंतु प्रारंभ में उसे अनुमति नहीं मिली। स्पेली के युद्ध में अंग्रेज़ों के द्वारा पुर्तगालियों को पराजित कर दिया गया, जहां पर जहांगीर कारखाना लगाने के लिए राजी हो जाते हैं। 1615 में जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रॉ को अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। थॉमस रॉ का एकमात्र उद्देश्य था जहांगीर से व्यापारिक संधि करना और विभिन्न भागों में व्यापारिक कोठी खोलना। अंग्रेज़ों द्वारा भारत में पहली कोठी यानी कि फैक्ट्री सूरत में खोली गई एवं दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पहली व्यापारिक कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। पुर्तगालियों से दहेज में प्राप्त हुआ बम्बई 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को 10 वार्षिक पौंड किराए पर दे दी। 1698 में सनातनी कालीकट गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेज़ों ने 1200 रुपये में प्राप्त कर ली, जो कि बाद में विकसित होकर के कलकत्ता के रूप में उभरे, जिसे कि फोर्ट विलियम कहा गया। 1700 में फोर्ट विलियम का पहला अध्यक्ष
सर चार्ल्स आयर बना। 1715 में जॉन समन ने मुगल सम्राट फर्रुखशियर के दरबार एक मिशन के समय साथ दिया, जिससे उसने फरमान प्राप्त किया 3000 रुपये वार्षिक किराए के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार किया जाए। यानी कि उसने परमिशन ले ली कि हम आपको 3000 रुपये प्रत्येक साल का किराया देंगे। किस बात का किराया? कि हमें फ्री में बंगाल में व्यापार करने दिया जाए। अब डेनिश आते हैं। डेनमार्क की डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्थापित हुई। यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही। अंततः 1845 तक अपनी सारी संपत्ति अंग्रेज़ों को बेचकर चले गए। डेनिशों ने 1620 में त्रावणकोर यानी कि तमिलनाडु और 1676 श्रीरामपुर यानी कि बंगाल में अपनी कुछ फैक्ट्रियां लगाईं और बस्तियां बसाई, जिससे कि श्रीरामपुर प्रमुख थे। फिर इनके बाद फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से 1664 में प्रथम फ्रेंच कंपनी की स्थापना की गई। इसे कंपनीज द इंडस ओरिएंटल कहा गया, ये नाम था। 1668 में फ्रैंको कैरो ने औरंगजेब से फरमान प्राप्त करके सूरत में पहला कारखाना खोला। फ्रांसीसियों द्वारा दूसरी कोठी मसूलीपट्टनम में 1669 में यानी कि 1669 में खोली गई। फ्रांसीसी मार्टिन ने 1673 में बलिकुंडापुर के सूबेदार शेर खां से पुंडुचेरी ग्राम प्राप्त कर लिया, जिससे पांडिचेरी की नींव पड़ी। मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की और वह उसके पहले प्रमुख बन गए। तो पांडिचेरी की स्थापना किसने की? लॉजिकली मार्टिन ने। (1674) में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर में कोठी निर्माण की अनुमति दे दी। 1742 में ड्यूप्ले का भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप और फ्रांसीसी शक्ति का विस्तार हुआ, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों से उनका संघर्ष प्रारंभ हो गया। इन दो शक्तियों के बीच 3 युद्ध हुए, जो कि कर्नाटक युद्ध के नाम से फेमस होते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध होता है 1746 से 48 तक, दूसरा होता है 49 से 54 तक और तीसरा होता है 57 से 63 तक। तो ये था कुछ अंग्रेजी कंपनियों का बैकग्राउंड जो कि भारत में आती हैं और अपना विस्तार करती हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।